चलिए आज इस चीज का विश्लेषण करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी का नाम घोषित हुआ है हाईकमान द्वारा बीजेपी के, और मध्य प्रदेश में घोषित हुआ है, इसका मतलब क्या है? हाईकमान क्या संकेत देना चाहता है? माननीय मोदी जी और अमित शाह जी क्या संकेत देना चाहते हैं? गुजरात लॉबी क्या संकेत देना चाहती है? और इससे अंदाजा लगाया जाए तो पहली बात तो यह है कि जो मुझे लगता है, जो मैं लाइटर वेन में कह रहा हूं, एक थोड़े मजाकिया लहजे में कह रहा हूं, कि भगवान विष्णु के नाम लेने वाले, उनके नामधारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने, और विष्णु के दूसरे अवतार मोहन वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म को पूरा करने के लिए संभवतः किसी ऐसे विधायक की खोज हो रही होगी जो महादेव के रिप्रेजेंटेटिव हों, क्योंकि शैव और वैष्णवों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। तो विष्णु जी के दो अवतार के नाम वाले तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हो गए, राजस्थान में शायद किसी ऐसे विधायक की खोज हो रही हो जो पुराना ना हो, जिसकी जड़ें जमीन पे जमी ना हो, जो हाई कमान को चैलेंज न कर सके। और ये एक मैसेज ऐसा, क्योंकि देखिए जिनकी जड़ें जमी हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सिटिंग थे, केंद्र सरकार में मंत्री थे, चौहान साहब जो कि वहां मुख्यमंत्री रहे, कई बार के मुख्यमंत्री थे, जिनकी जड़ें जम गई थी, जो अपने अपने क्षेत्र के प्रभावशाली नेता थे, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। मुख्यमंत्री उनको बनाया गया मोहन, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, और फिर मैं मजाक में कह रहा हूं कि मोहन ने ही मामा का वध किया था, तो वो वध था जो वास्तविकता में किया था, ये राजनीतिक वध है। तो मामा चले गए, मोहन आ गए। इसके बाद एक जो तुलना की जा रही है, जो राजनीतिक विश्लेषण बात कह रहे हैं कि इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश बिहार में क्या होगा, क्योंकि यादव वोट अखिलेश यादव के पास हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव के पास हैं। तो मध्य प्रदेश में एक यदुवंशी को मुख्यमंत्री चुनकर क्या बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है? अब जो बाकी लोग कहने वाले हैं वो तो हर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक ही कहते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है, मेरे को जो विचार है, एक तो मध्य प्रदेश की परिस्थिति अलग है, उत्तर प्रदेश बिहार की अलग है। दूसरा, किसी भी जाति में, किसी भी समूह में, किसी भी समाज में जो सबसे बड़ा नेता होता है वो नेता उसको मानते हैं। जैसे चौधरी चरण सिंह जाटों के नेता थे, बाकी बिरादरियों के भी नेता थे, 36 बिरादरियों के नेता थे, लेकिन जाट आज भी जाट जो हैं उनको अपना एकमात्र नेता मानते हैं। तो बाकी जितने भी जाट नेता रहे, कांग्रेस में रहे, बीजेपी में रहे, जनता पार्टी में रहे, उनका कोई महत्व नहीं रहा। चौधरी चरण सिंह के साथ और चौधरी छोटू राम जो कि हरियाणा के बहुत दिग्गज नेता थे, बड़े सामाजिक कार्य उन्होंने किए, उनके सामने कोई दूसरा नेता पनपा नहीं, क्योंकि जनता समाज जो इनका है, उन्होंने चौधरी छोटू राम को और चौधरी चरण सिंह को अपना नेता माने। बाकी लोग जो है उनको नेता, ये जरूर है कि मेरे समाज के नेता हैं, लेकिन एकमात्र नेता अगर कोई है तो वो हैं। उसी प्रकार से यादव समाज में बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को पदस्थ करना या उस समाज के अंदर से वोट लेना, मुझे लगता है ये बहुत आसान नहीं है। तीसरी बात जो लगती है, जो बात कही जाती रही अभी तक बीजेपी के माध्यम से, कि पिछड़े समाज में, पिछड़े वर्ग में एक अति पिछड़ा वर्ग है, एक पिछड़ा वर्ग है। दलित समाज में एक दलित समाज है, एक अति दलित समाज है। जैसे मायावती उत्तर प्रदेश के अंदर रिप्रेजेंट करती हैं जाटव समाज को, जो दलित समाज माना जाता है, लेकिन मुसहर हैं या बाकी हैं वो अति दलित माने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा कि जाटव तो पूरी तरह से बहन मायावती जी के साथ खड़े रहे, लेकिन जो वाल्मीकि हैं, मुसहर हैं, बाकी जो हैं वो दूसरी तरफ चले गए और बीजेपी की तरफ चले गए एक तरह से। बिहार के अंदर जो राजनीति नीतीश कुमार ने की, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे बहुत दिनों, तो उन्होंने देखा कि ये जो यादव डोमिनेशन है, बेसिकली इसको बाकी बैकवर्ड क्लासेस ऑब्जेक्ट करती हैं, और बाकी कुर्मी हो गए या बाकी हो गए, वो ये समझते हैं कि यादव, और ये प्रचारित भी किया गया कि सपा जो है यादवों की पार्टी है और लालू प्रसाद यादव यादवों की पार्टी है।
तो ये समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि अगर एक यदुवंशी को बनाने से बाकी पिछड़ा समाज व्यथित होता है और उग्र होता है और दूसरी तरफ वोट देने चला जाता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर एक यादव को मुख्यमंत्री बनाने से वहां जो दूसरा पिछड़ा समाज है और जो अति पिछड़ा समाज है वो इसको कैसे स्वीकार करेगा। अगली बात ये लगती है कि देखिए, मध्य प्रदेश की अगर आप टोपोग्राफी को देखें तो वहां पे यादव जो हैं नॉर्मली बहुत ज्यादा संख्या में हैं चंबल संभाग में, और जो बुंदेलखंड है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है, ज्यादा संख्या उनकी वहां है। और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के और यदुवंशी हैं, ये मालवा क्षेत्र के हैं, जबकि मालवा में यादवों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये कैसा पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, ये वास्तविकता में समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा आप ये देखें कि क्या ये मैसेजिंग सारे बड़े नेताओं की दे दी गई है, उनको एक संदेश दे दिया गया है कि आप अपनी जड़ें जमाने का प्रयास ना करें। अगर आप ये सोचेंगे या समझेंगे या मन में आपके ये आएगा कि मैं अपने क्षेत्र का बड़ा नेता हो गया, चाहे वो सिंधिया साहब हों, अब सिंधिया साहब के दिल पे क्या बीत रही होगी वो तो सिंधिया साहब ही जाने। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, कांग्रेस में अवसर नहीं मिला इसलिए वो बीजेपी में गए, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो उनके क्षेत्र के वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था पिछले चुनाव में 2018 के, इसलिए कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बने, और इस बार वोट दिया है फिर बीजेपी को कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बने, उनके दिल पे क्या बीतेगी। शिवराज सिंह चौहान या कैलाश विजयवर्गीय या तोमर साहब, ये सब, खैर तोमर साहब तो चलिए एडजस्ट हो जाएंगे, स्पीकर बन जाएंगे, लेकिन उनके स्पीकर बनने से जो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं सिंधिया साहब, उनके दिल पे क्या बीतेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद ये इसके बजाय कि एक यदुवंशियों के परिवार के एक व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर बनाने से यदुवंश का वोट लिया जाए, इससे ज्यादा ये है एक मैसेज दिया जाए कि कोई अपनी जड़ें जमाने का प्रयास ना करे और बीच बीच में उसकी जड़ें खोद कर देख लिया जाए कि कहीं उसकी जड़ें जम तो नहीं रही हैं, जम रही हैं तो उस जड़ों को काट दिया जाए। और दूसरा यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल नया है और जिसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी, जैसे गुजरात के अंदर आपने देखा जो साहब मुख्यमंत्री बने, वो जब मीटिंग हो रही थी तो पंक्ति में सबसे पीछे बैठे थे। आज मेरे ख्याल से 90% लोगों को उनका नाम ही नहीं पता है। हरियाणा के अंदर भी यही हुआ। तो हरियाणा के अंदर खट्टर साहब को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो और बड़े बड़े नेता थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन खट्टर साहब को बनाया। ये एक रणनीति मेरे को लगता है ये बीजेपी की है। दूसरी जो रणनीति है जो कांग्रेस की अभी तक लग के समझ में आया है कि कर्नाटका में उन्होंने जीते तो सिद्धारमैया साहब को बनाया। सिद्धारमैया साहब जो वहां कुर्बा वर्ग है, जो कि लिंगायत और वोकलिंगा के बाद सबसे ज्यादा संख्या में है, उसके निर्विवाद नेता हैं। कुर्बा समुदाय में सिद्धारमैया सबसे बड़े नेता हैं, जैसे लिंगायतों में येदुरप्पा साहब हैं और वोकलिंगा में देवे गौड़ा हैं या डीके शिव कुमार हैं। तो जो क्षेत्रीय नेता, क्षेत्रीय पकड़ वाला नेता, अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन करने वाला नेता, और उनके साथ डीके शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाना, जो कि वोकलिंगा समाज के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं डीके देवे गौड़ा साहब के बाद, जो कि वोकलिंगा समाज एक बहुत बड़ा समाज है और मैसूर रीजन में उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, उनको रिप्रेजेंट कर सकता है। और ये आशा हो सकती है क्योंकि यंग हैं, लॉयल हैं, कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए सिद्धारमैया साहब अच्छा काम करें, डीके शिव कुमार अच्छा काम करें और उसके बाद डीके शिव कुमार जी का आ जाएगा तो वोकलिंगा समाज को भी एक मैसेज जाता है। तो जहां तक समाजों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात है उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं। इसके बाद आप देखें तेलंगाना में जिस प्रकार से वहां पे जो मुख्यमंत्री चुने गए वो रेड्डी समुदाय के हैं। रेड्डी समुदाय की बहुत ज्यादा संख्या नहीं, 7-8% है जैसा मुझे पता है, जैसा मुझे बताया गया है। लेकिन रेड्डी समाज एक बहुत इन्फ्लुएंशियल क्लास है और ऐसी क्लास है जो कि फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग है, सोशली बड़ी स्ट्रांग है और इन्फ्लुएंसर क्लास है। और इस बार के चुनाव में क्योंकि अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से आ गया था, आदिवासी वोट आ गया था और दलित वोट आ गया था और रेड्डी समाज ने उनका समर्थन किया, इसलिए
वो वहां पे बने। उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो दलित समाज से आते हैं और यंग हैं, लेकिन जमे जमाए नेता हैं, जमीनी नेता हैं, जिन्होंने दौरे किए हैं, जो क्षेत्र में घूमे हैं। अब मुझे ऐसा एक और लगता है मध्य प्रदेश में जैसे होगा तो लाडली बहन योजना, अब लाडली बहन योजना जो है वो तो एक प्रकार का कमिटमेंट था शिवराज सिंह चौहान का, तो क्या मोहन यादव जी का भी वही कमिटमेंट होगा? क्योंकि जो मैंने सुना है, पुष्टि नहीं हुई, कि 1250 जो लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को मिलते थे वो घटा के शायद 1000 रुपए कर दिए गए और बिजली के बिल 5% बढ़ा दिए गए। तो एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से आप लेंगे। तो मोहन यादव जी से तो कोई कह नहीं सकता कि साहब ये तो आपका वादा था। तो अब वादे की बात भी नहीं होगी क्योंकि नया मुख्यमंत्री होगा, नई प्रकार की चीजें होंगी। लेकिन जो एक मालवा रीजन से मोहन, ये अच्छी बात है कि मालवा रीजन में सबसे ज्यादा सीटें हैं और बीजेपी का हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रहा है, तो मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बना के कम से कम उस रीजन को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय भी उसी क्षेत्र के हैं, पुराने नेता हैं, जमे जमाए नेता है, महासचिव रहे, बीजेपी ने उनको बड़े बड़े मिशन में भेजा और सक्सेसफुली उन्होंने उसको कंप्लीट किया। लेकिन ये जो लगता है अगर इस आधार पे किया गया है कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज के व्यक्ति को, मध्य प्रदेश के अंदर एक पिछड़े वर्ग को, तो इसके हिसाब से तो चांस बनता है कि राजस्थान के अंदर कोई सवर्ण को शायद मिल जाए, चांस मिल जाए। और लेकिन जातिवाद की बात करनी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं करना चाहता हूं, जातिवाद इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि जातिवाद क्या धार्मिक बातें भी नहीं करनी चाहिए राजनीतिक विश्लेषण में। लेकिन क्योंकि करना पड़ता है, क्योंकि जो जातियां हैं और धर्म है वो भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग है। सबसे ज्यादा वोट अगर बीजेपी को कोई देता है, सबसे ज्यादा वोट देता है तो सवर्ण समाज देता है। अगर आप इसकी गणना करें तो ब्राह्मण समाज करीब 90% वोट बीजेपी को देता है, राजपूत समाज भी 85-90% देता है, वैश्य समाज भी 85-90% देता है, और बैकवर्ड्स में उतनी स्थिति नहीं है, 55-45 की है, आदिवासी समाज में भी 55-45 की है। तो इसके बाद क्या ब्राह्मण समाज को अवसर मिलना चाहिए राजस्थान में? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता हैं जो कि राजपूत समाज के बड़े सामान्य नेता हैं और उत्तराखंड में भी राजपूत समाज के नेता हैं, तो वहां क्या ब्राह्मणों को शायद चांस मिलेगा राजस्थान के अंदर कि उनका मुख्यमंत्री बन जाए? इसके अलावा देखिए, आज जहां जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उसमें कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो कि मोदी जी को, माननीय मोदी जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और अमित शाह जी को चैलेंज कर सके, क्योंकि उनकी जड़ें एक ही प्रदेश ऐसा है, उत्तर प्रदेश, जहां पे योगी जी इतनी मजबूती से जड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। हिंदू जो एक हिंदुत्व का चेहरा है, उसमें जितने बड़े चेहरे माननीय मोदी जी हैं उससे कमतर योगी जी नहीं है। क्योंकि लोग उदाहरण देते हैं कि साहब बुलडोजर अगर कोई बात करता है तो उत्तर प्रदेश की करता है, गुंडों के भाग जाने की बात करता है तो उत्तर प्रदेश की करता है। तो योगी आदित्यनाथ ही एकमात्र ऐसा ही नेता है जो चुनौती दे सकते हैं या दे सकते थे या दे सकेंगे। इसलिए अब लेकिन परेशानी है, कशमकश है अमित शाह जी में और योगी में, उनके बीच में है कि कैसे उत्तर प्रदेश की जो सत्ता है वो हाथ में ली जाए। ना योगी जी छोड़ने वाले हैं और न मोदी जी उनको छोड़ने देंगे। वसुंधरा राजे के साथ भी यही समस्या है। वसुंधरा राजे इज ए स्ट्रॉन्ग लीडर। अब सवाल यह है कि जो स्ट्रॉन्ग लीडर है, जो मजबूत लीडर है, उसको क्या माननीय मोदी जी और अमित शाह जी स्वीकार करेंगे, क्या पसंद करेंगे? ऐसा नेता है जिसकी जड़ें हैं। पहले भी वसुंधरा राजे जी ने जो राजस्थानी आन बान शान है, वहां की एक परंपरा है, उसको दिखाने का प्रयास किया था। तो शायद किसी भी ऐसे नेता को जो किसी को पनपने नहीं देना चाहता, तो मेरे ख्याल से जो अब सबसे परीक्षा की घड़ी है, जिसको बड़े इत्मीनान से हम लोग देख रहे हैं, वो राजस्थान है। राजस्थान में क्या होगा? क्योंकि असली मुद्दा यह है जो माननीय मोदी जी के दिमाग में इस समय है, असेंबली नहीं है, चीफ मिनिस्टर्स नहीं है, 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन है। और एक चिंता का विषय है जो इन चुनावों में हुआ है कि पिछले चुनाव में जहां केवल 3 सीटें कांग्रेस को इन 3 स्टेट से मिली थी, वहां पे इस बार की गणना के हिसाब से करीब 15 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो 12 सीटों की बढ़ोतरी
इन प्रदेशों में हो सकती है जहां बीजेपी हारने का जोखिम नहीं उठा सकती। बाकी तेलंगाना है, कर्नाटका है, बिहार है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, वहां तो सीटें कम होनी ही है और बहुत ज्यादा सीटें कम करना अफोर्ड नहीं कर सकते बीजेपी वाले। 303 सीटें हैं, 275 चाहिए, तो ये एक समस्या है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा विश्लेषण हम लोग करेंगे वो राजस्थान के जब मुख्यमंत्री का आज हो जाएगा, शायद राजनाथ सिंह जी वगैरह गए हैं वहां पर, और उसके बाद पता चलेगा कि वसुंधरा राजे जैसी मजबूत नेता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया या जो बाकी बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनको बनाया गया, बाबा बालकनाथ को बनाया गया या दिया कुमारी जी को बनाया गया, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर एक ऐसे नेता को बनाया गया जो बिल्कुल जिसकी अपेक्षा नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसा ही होगा शायद, जिसकी अपेक्षा न हो। और ये भी देखना है क्योंकि आदिवासियों का कोटा पूरा हो गया, पिछड़ों का कोटा पूरा हो गया, अब जो है वो एससी को मिलता है या सवर्ण समाज को मिलता है, ये देखने की बात है। जब ये रिजल्ट आ जाएगा, जब पता चल जाएगा, उसका विश्लेषण फिर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।